हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल CWH यूनिवर्सिटी में। दोस्तों, हम लोग एक लेक्चर डाल चुके हैं अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडिया का कोल्हान यूनिवर्सिटी में, और इस बार कोल्हान यूनिवर्सिटी का जो कॉमन पेपर है, जो आर्ट्स साइंस कॉमर्स सारे मेजर बच्चों के लिए कॉमन पेपर है, उसको एकदम फोड़ देना है जबरदस्त। सारा क्वेश्चन यहीं से आएगा एकदम, इसकी चिंता मत कीजिए। जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा सब यहीं से आएगा। तो चलिए, हम लोग एक वीडियो बना चुके थे यूनिट 1 का, आज हम लोग यूनिट 2 का वीडियो, जितने यूनिट है उतने वीडियो जाएंगे। आज धूम मचा देना, आज और कल में हम लोगों को रगड़ देना पूरा, कोई भी चीज़ छूटना नहीं चाहिए। जिन लोगों का कल एग्जाम है 24 तारीख को, आज सारा का सारा वीडियो पब्लिक हो जाएगा रात तक। धूम मचा के देखिए। बहुत छोटा छोटा वीडियो रहता है, बहुत बड़ा वीडियो हम बनाते नहीं, क्योंकि वेरी शॉर्ट और शॉर्ट ही हम लोग क्वेश्चन आंसर करते हैं। और अगर ये पीडीएफ अभी तक आप नहीं खरीदे तो जाके खरीद सकते हैं एप्लीकेशन से, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। और 3 अगस्त से आप लोगों का सेमेस्टर 2 का बैच स्टार्ट हो जाएगा। सेमेस्टर 2 में अभी कॉमर्स का लाइव बैच चल रहा है। बाकी के लिए जो पीडीएफ नोट्स का बैच है वो अवेलेबल रहेगा, आप वहाँ से कोर्स खरीद सकते हैं। धीरे धीरे उसमें पीडीएफ बन बन के अपलोड होता चला जाएगा। जैसे जैसे पीडीएफ बनता जाएगा, अपलोड होता जाएगा, और आपको आर्ट्स साइंस और कॉमर्स के लिए सबके लिए पीडीएफ नोट्स अवेलेबल रहेगा। तो आप जरूर वहाँ खरीद लीजिएगा, ठीक है। कैसे खरीदेंगे? तो खरीदने के लिए सबसे पहले CWH ऑनलाइन एकेडमी का एप्लीकेशन इंस्टॉल करेंगे। एप्लीकेशन इंस्टॉल करने के बाद अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, ओटीपी आएगा, ओटीपी सबमिट करेंगे। ब्लॉक बॉक्स खुलेगा जिसमें पर्सनल डिटेल मांगेगा, उसको भर दीजिएगा। उसके बाद कैटेगरी सेलेक्ट करने को आता है, तो आप ऑल यूनिवर्सिटी वाला कैटेगरी को क्लिक करके सेव कर दीजिएगा। उसके बाद पेड, अगर पीडीएफ खरीदना है तो पीडीएफ कोर्स में जाइएगा, वीडियो खरीदना है तो वीडियो कोर्स में जाइएगा। जब जाइएगा अंदर तो आपको यूनिवर्सिटी पूछेगा, आप अपना यूनिवर्सिटी चुनिएगा। उसके बाद सेमेस्टर पूछेगा, सेमेस्टर चुनिएगा, कोर्सेज दिख जाएंगे, वहाँ से आप खरीद सकते हैं। चलिए, सेकेंड यूनिट में हम लोग को पढ़ना था हेरिटेज ऑफ इंडिया, भारत की विरासत के बारे में। तो सबसे पहला है, विच सिविलाइजेशन इज फेमस फॉर टाउन प्लानिंग। बोलता है दुनिया में कौन सा ऐसा सभ्यता है जो नगर योजना के लिए फेमस था। तो सब जानते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसको सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जाना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता, जिसको हड़प्पा सभ्यता भी बोलते हैं, वो फेमस था अपना टाउन प्लानिंग के लिए। उसका टाउन प्लानिंग बहुत जबरदस्त था दुनिया में। वेयर आर अजंता केव लोकेटेड, अजंता की गुफाएं कहाँ हैं? तो अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में अजंता की गुफाएं हैं। मधुबनी चित्रकला क्या है? तो मधुबनी चित्रकला जो है, एक बिहार की पारंपरिक लोक कला है, जो रंगीन डिजाइन और प्रकृति, धर्म और संस्कृति से जुड़े विषयों के लिए प्रसिद्ध है। झारखंड की पारंपरिक चित्रकला का नाम बताइए। झारखंड का सबसे पुराना चित्रकला तो आप जानते हैं सोहराय, कोहबर और जादव पाटिया चित्रकला झारखंड की सबसे पुरानी चित्रकला है, जिसमें सोहराय सबसे फेमस है। छऊ नृत्य क्या होता है? छऊ डांस जानते हैं? छऊ डांस बोलता है, छऊ भारत का एक पारंपरिक युद्धक नृत्य है, जो मुख्य रूप से झारखंड में, उड़ीसा में और पश्चिम बंगाल में किया जाता है। छऊ डांस डांस एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ इंडियन वैली सिविलाइज टाउन प्लानिंग, बोलता है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता था, जिसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, उसमें टाउन प्लानिंग कैसा था? तो बोला जाता है उसमें बहुत अच्छी सड़कें थी, पक्की सड़कें थी, नाली की प्रॉपर व्यवस्था थी, ठीक है, हर घर में से पानी निकलने की व्यवस्था थी, घरों का में बाथरूम की सुविधा थी, किचन की सुविधा थी, उसको टाउन प्लानिंग बोलते हैं। सुव्यवस्थित नगर था, जल निकासी की अच्छी प्रणाली थी, मतलब पानी पूरा निकल जाता था। जबकि अभी किसी में टाउन प्लानिंग नहीं है, बड़े बड़े शहरों में पानी भर जाता है, लेकिन उस समय सब पानी निकल जाता था। और सुव्यवस्थित मकान थे, सब मकान एकदम अरेंज्ड वे में थे। नगरों का विभाजन किया गया था, नगर बांट दिए गए थे, ए बी, टाउनशिप जिसको बोलते हैं, टाउनशिप बांटा हुआ था। नगर दो भाग में बांटे गए थे, ऊपरी और निचली। वो दुर्ग वाला क्षेत्र होता था और एक होता था निचला क्षेत्र। दुर्ग वाले क्षेत्र में राजा महाराजा रहते थे, निचले क्षेत्र में सारे लोग रहते थे। सार्वजनिक भवन था, पब्लिक बिल्डिंग्स थे, जहाँ पे मीटिंग हो सकता था, वहाँ सार्वजनिक भवन भी बनाए हुए थे। ये बड़ा अच्छा प्लान था। मगर नगर योजना की बात करें तो सबसे बढ़िया सिंधु घाटी सभ्यता का नाम आता है। अजंता भित्ति चित्रों पर टिप्पणी कीजिए। अजंता की जो गुफाएं हैं महाराष्ट्र में, कहाँ? औरंगाबाद जिला में। उसमें तो बोलता है अजंता भित्ति चित्र, भित्ति मतलब दीवार के ऊपर, महाराष्ट्र की अजंता गुफाओं में पाए जाने वाले प्राचीन दीवार चित्र हैं। ये चित्र मुख्य रूप से 2री शताब्दी ईसा पूर्व से 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के बीच में माने जाते हैं। ये प्राचीन भारतीय कला और संस्कृति का उत्कृष्ट उदाहरण है। दिखाता है कि सोचिए प्राचीन समय में भारत में कितनी, सोचिए ना, पत्थर में एक आकृति बनाना कितना समय लगता होगा, कितना मुश्किल काम होगा, लेकिन पत्थर में आकृति बनाना अपने आप में जो है अद्भुत कला का संगम है। ये आसान बात नहीं। अभी अगर किसी को दिया जाए तो आकृति बनाने में पसीना उतर जाएगा, जबकि मशीनरी है। उस समय कोई मशीन नहीं था, कोई टेक्नोलॉजी नहीं था, फिर भी इस तरह की मूर्तियां बनाना अपने आप में बड़ी बात है। तो चलिए अजंता के बारे में हम लोग देखते हैं। अरे यार, आगे पीछे हो जाता है। संगीत का वर्णन।
थर्ड नंबर, सेकेंड नंबर पढ़ लिए हम लोग। सेकेंड नंबर में हम लोग पढ़ लिए अजंता के बारे में। क्या अजंता भित्ति का समझ गए? उस समय के चित्रण था ये पूरा। इसमें कलाकृतियाँ बहुत अच्छी थी, ऐतिहासिक महत्व भी है, क्योंकि अजंता भित्ति चित्र प्राचीन भारत के समाज, संस्कृति, धर्म और जीवन शैली के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देती है। एक्सप्लेन द कोहबर और सोहराय पेंटिंग। कोहबर और सोहराय पेंटिंग क्या था? तो कोहबर और सोहराय चित्रकला झारखंड की पारंपरिक लोक कला के रूप में जानी जाती है। ये जनजातीय समुदाय की संस्कृति, परंपराओं, मान्यताओं और जीवन शैली को दर्शाते हैं। ये चित्र सामान्यतः घरों की दीवारों पर प्राकृतिक रंगों से बनाए जाते थे और हम लोग के घर पर बनता था, कोहबर बनता था। कोहबर चित्रकला मुख्य रूप से विवाह, कोहबर आप लोग सुने होंगे, विवाह के समय एक जगह बनाया जाता है, बड़ा अच्छा डिजाइन सब महिला लोग बनाती है। विवाह समारोह के दौरान बनाया जाता है। यह प्रेम, उर्वरता, समृद्धि और पारिवारिक सुख का प्रतीक होती थी। इसमें फूलों, पशु पक्षियों, पेड़ों और प्रतीकात्मक आकृतियों के चित्र बनाए जाते थे। सोहराय पेंटिंग में क्या था? तो बोलता है सोहराय चित्रकला सोहराय पर्व के से संबंधित है, जो झारखंड के जनजाति समुदाय द्वारा मनाए जाने वाला एक फसल उत्सव है और इसमें पशु पक्षी, प्रकृति, कृषि कार्य और दैनिक जीवन के चित्र बनाए जाते हैं। अगला है भारतीय संगीत के प्रमुख रूपों का वर्णन कीजिए। तो भारतीय संगीत में क्या है? तो भारतीय संगीत विश्व की सबसे प्राचीन और समृद्ध संगीत परंपराओं में से एक है। इसे मुख्य रूप से शास्त्रीय संगीत, लोक संगीत और आधुनिक संगीत में बांटा गया है। बोलता है शास्त्रीय संगीत तक क्या था? तो भारतीय शास्त्रीय संगीत को दो पार्ट में बांटा गया था। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत, जिसमें ध्रुपद था, ख्याल था, ठुमरी था, टप्पा था, ये सब था। और एक था कि यह दक्षिण भारत की लोकप्रिय, जिसमें शैली था, रचनाएं था, भक्ति भाव था, ये सब प्रसिद्ध था। अगर लोकगीत की बात करें, लोकगीत मतलब फोल्क म्यूजिक। फोल्क म्यूजिक में क्या क्या था? तो लोकगीत भारत के विभिन्न क्षेत्रों की संस्कृति, परंपरा, जीवन शैली को दर्शाता है। इसके उदाहरण है, असम में बिहू गाया जाता है, बंगाल में बाउल गाया जाता है, महाराष्ट्र में लावनी गाया जाता है, झारखंड में जनजातीय संगीत गाया जाता है। आधुनिक तो तुम लोग जान ही रहे हैं। आधुनिक म्यूजिक मतलब समझो, फिल्मों में जो चलता है, डिक ढक डिक ढक डिक ढक, वही वाला। प्राचीन भारतीय विज्ञान की दो उपलब्धि बताइए। बोलता है कि राइट टू अचीवमेंट ऑफ एंसेंट इंडिया साइंस। बोलता है पुराने समय में जो भारत का साइंस था, उसकी दो उपलब्धि क्या थी? तो पहला था, भारतीय गणितज्ञों ने शून्य की खोज की, जिससे पूरा डेसिमल सिस्टम बना और उसके बाद फिर संख्याएं आगे बढ़ती चली गई। नहीं तो संख्या तो शुरू से जीरो तक थी था। उसके बाद आयुर्वेद और मेडिकल साइंस, आयुर्वेद और चिकित्सा विज्ञान बना। आयुर्वेद और चिकित्सा विज्ञान बना, जो सबसे इंपॉर्टेंट दो चीज़ ध्यान रखिएगा, आयुर्वेद और चिकित्सा विज्ञान, और दूसरा है जीरो की खोज। ये भारतीय अगर इतिहास की बात करें तो सबसे बड़ा ये सब चेंजेस था भारतीय इतिहास का, जीरो का खोज और आयुर्वेद का और मेडिकल साइंस का खोज। जो समय चिकित्सा महर्षि चरक ने चिकित्सा का सबसे बड़ा काम किया और उसमें ऑपरेशन तक का काम यहाँ से शुरू हुआ था। ऑपरेशन तक का काम यहाँ पे शुरू हुआ था। अब इसमें लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, जो हम आपको पढ़ाते नहीं, उसमें मिक्स करके दे देता है। तो लॉन्ग को छोड़ के थर्ड यूनिट में हम लोग चलते हैं, थर्ड लेक्चर में, यूनिट 3 में थर्ड लेक्चर पढ़ा देते हैं। थर्ड लेक्चर ये है थर्ड। यूनिट 3 में बोला द नॉलेज सिस्टम ऑफ इंडिया, भारत की ज्ञान प्रणाली के बारे में बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले बताओ, व्हाट इज गुरुकुल सिस्टम? गुरुकुल प्रणाली क्या था? गुरुकुल प्रणाली कैसा प्रणाली था? जहाँ स्टूडेंट गुरुजी के घर में रहते थे, वहीं पे रहते थे, खाना पीना सब कुछ, सब आश्रम व्यवस्था उसको बोलते थे, वहाँ पे रह के पढ़ते थे। इससे क्या होता था? शिक्षा का विकास भी होता है और लोग जीवन यापन भी सीख जाते थे। मदरसा क्या था? मदरसा भी सेम। अगर हिंदू समाज की बात करें तो गुरुकुल प्रणाली थी, मुस्लिम समाज की बात करें तो मदरसा सिस्टम था, जहाँ पे आप वहीं रहिए, वहाँ के लोगों से सीखिए जीवन शैली और इस्लामिक धार्मिक शिक्षा के बारे में जानिए। उसके बाद है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसने प्रारंभ किया? तो भारत में अंग्रेजी शिक्षा जो है ब्रिटिश सरकार ने प्रारंभ किया था। कब? 1835 में, जहाँ मैकाले की शिक्षा नीति थोप दी गई और हम लोग धीरे धीरे अपने पुराने गुरुकुल पद्धति और मदरसा पद्धति को भूल गए और हम मैकाले की शिक्षा पद्धति में आगे बढ़ते चले गए। व्हाट इज टेक्निकल एजुकेशन? तकनीकी शिक्षा क्या है? तो टेक्निकल एजुकेशन एक ऐसा एजुकेशन है जहाँ पे आपको तकनीक के बारे में, जहाँ पे इंजीनियरिंग के बारे में, व्यवहारिक कार्यों के बारे में ज्ञान होता है। एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ गुरुकुल एजुकेशन सिस्टम। गुरुकुल एजुकेशन सिस्टम में क्या था? तो देख लीजिए, रेसिडेंशियल एजुकेशन था, वहीं रह के पढ़ने वाला व्यवस्था था, वहीं रहिए, आवासीय व्यवस्था। टीचर और स्टूडेंट का रिलेशनशिप था वहाँ पे। होलिस्टिक एजुकेशन, समग्र शिक्षा मिलती थी। खाली आपको ये नहीं कि सिलेबस पढ़ा दिएगा, नहीं, वेद की शिक्षा, फिलोसफी की शिक्षा, मैथमेटिक्स की शिक्षा, साइंस की शिक्षा, इथिक्स की शिक्षा, सारी शिक्षाएं मिलती थी। और प्रैक्टिकल लर्निंग था, जो आप सीख रहे थे वो जीवन में ढालना पड़ता था। राइट द मेन फीचर्स ऑफ ब्रिटिश एजुकेशन पॉलिसी। बोलता है ब्रिटिश शिक्षा नीति की प्रमुख विशेषता लिखिए। तो बताइए, ब्रिटिश शिक्षा नीति के प्रमुख विशेषता में पहला है इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश एजुकेशन, अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत हुई। दूसरा,
पाश्चात्य शिक्षा प्रणाली जिसको बोलते हैं वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम शुरू हुआ, जहाँ पे हम लोग पश्चिमी देशों में जैसे एजुकेशन था उस तरह से विज्ञान, गणित, आधुनिक साहित्य के बारे में पढ़ने लगे। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, बड़े बड़े संस्थान खोलने लगे, कॉलेजेस खोलने लगे, यूनिवर्सिटीज़ खोलने लगे। मैकाले का मिनट ऑफ 1835 बोलता है इसने भारत में अंग्रेजी शिक्षा और पश्चिमी ज्ञान को बढ़ावा दिया, जो मैकाले की शिक्षा नीति थी उससे। डिस्क्राइब द ग्रोथ ऑफ हायर एजुकेशन इन इंडिया, भारत में उच्च शिक्षा का विकास कैसे कैसे हुआ उसको बताइए। तो सबसे पुराने ज़माने में इंसेंट सेंटर्स ऑफ लर्निंग में आपको दो यूनिवर्सिटी बहुत फेमस है, नालंदा यूनिवर्सिटी और तक्षशिला यूनिवर्सिटी। भारत में ज्ञान की बात करें तो पुराने ज़माने में दो यूनिवर्सिटी बहुत फेमस था, नालंदा और तक्षशिला यूनिवर्सिटी। उसके बाद ब्रिटिश पीरियड में कुछ यूनिवर्सिटीज़ बने, जैसे आप देख रहे हो कलकत्ता यूनिवर्सिटी, बॉम्बे यूनिवर्सिटी और मद्रास यूनिवर्सिटी बनाए गए थे अंग्रेजों के ज़माने में। उसके बाद स्वतंत्रता के बाद अनेक विश्वविद्यालय बोले, आईआईटी बना, आईएम बना, शोध संस्थान बना, ये सब स्थिति है। और भारत में वर्तमान समय में विभिन्न क्षेत्रों में शिक्षा के विकास के लिए बहुत सारे उच्च शिक्षण संस्थान बनाए गए हैं। ठीक है, उच्च शिक्षा। फिर यहाँ लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन दे दिया है। जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आप लोग वेरी शॉर्ट और शॉर्ट अगर ठीक से पढ़ जाएंगे तो लॉन्ग आंसर टाइप में आपको दिक्कत नहीं होगा। अगर वेरी शॉर्ट और शॉर्ट को पढ़ लेंगे तो लॉन्ग आंसर टाइप में आपको किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। तो उसके लिए आपको वेरी शॉर्ट और शॉर्ट आंसर टाइप को पढ़ना, क्वेश्चन आंसर टाइप को पढ़ना है। लॉन्ग आंसर टाइप अपने आप बनता चला जाएगा।